गुड मॉर्निंग बच्चे लोगों, क्या हाल चाल आप लोगों के। चलिए जी, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे सीए इंटर के कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के क्या क्या इस बार मई 22 के अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बार भाई अमेंडमेंट्स नहीं के बराबर है, ले दे के दो तीन अमेंडमेंट्स हैं, बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं, तो बहुत इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिछले बार वाले जो अमेंडमेंट्स इतने सारे दिए थे वो सारे भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि उनको स्किप करके चले जाओ। तो इस बार के अमेंडमेंट्स जो हैं, मतलब पिछले वाले अमेंडमेंट्स के कंपैरिजन में इस बार तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं। तो फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, तो बहुत इजीली आप लोग उसको तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सीधा आपको लेके चलता हूं बच्चे लोगों, कहां मिलेंगे आपको अमेंडमेंट। सिंपल सा काम करिएगा, मई 22 की आरटीपी आ चुकी है, तो आरटीपी को ओपन करिएगा, बिकॉज उससे ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, आप चालू होता है और इधर आकर के आपके अमेंडमेंट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसमें भी दो क्लैरिफिकेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंपल 3 चैप्टर्स में अपने को चेंजेस के ऊपर बात करनी है और कुछ भी चेंज ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहला कितना पढ़ना है इसके अंदर वो भी आपको बताने जा रहा हूं, कहां चेंजेस करना है वो भी बताने जा रहा हूं। सिंपल अपना एक चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का, और अपन ने उसको पढ़ा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर। एक सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 16। अब सेक्शन नंबर 16 ये कहता है कि अगर किसी भी कंपनी का नाम पहले से बनी हुई किसी सिमिलर कंपनी के नाम से मैच करता है तो डायरेक्शन देंगे, 3 मंथ्स में नाम चेंज होगा। आपको याद हो तो उसमें एक पॉइंट था कि अगर ट्रेडमार्क मैच करता है ना, तो 3 इयर्स के अंदर कभी भी कंप्लेन हो सकता है। और इस केस में अगर कभी भी ऐसा कंप्लेन होता है ट्रेडमार्क सिमिलरिटी के केस के अंदर, तो पुराना प्रोविजन ये था कि भाई 6 मंथ्स में, ये देखो ये पुराना प्रोविजन था, मैं आपको भी अपने नोट से भी दिखा दूंगा, 6 महीने के अंदर अंदर डायरेक्शन इशू करने के अपने को चेंज करना पड़ता था ना। तो वो जो 6 महीने का टाइम था 6 मंथ्स का, वो चेंज होकर के हो गया है 3 मंथ्स का। समझिएगा, देखिए अगर सिमिलर नेम था तो पहले से 3 मंथ्स था। ट्रेडमार्क के केस में जो पहले 6 मंथ्स का टाइमिंग था वो चेंज करके 3 मंथ्स कर दिया गया है। तो यही 3 मंथ्स आप लोग को इधर ध्यान में रखना है। पहला चेंज तो इसके अंदर ये हुआ है। देखो, हम अपने नोट से नॉर्मली इसको इस तरह से पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 16 को, जहां हम ये बात करते हैं कि भाई जब भी ट्रेडमार्क अगर किसी का भी मैच करता है तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हो, 3 इयर्स के अंदर तो हम फाइल कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अपना कंप्लेन बराबर विद इन 3 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ लग रहा है कि भाई सिमिलर हो गया है तो आप आरडी को दे सकते हो। अब रीजनल डायरेक्टर मे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम एंड द कंपनी शैल चेंज ऑफ नेम। बराबर, पुराना जो टाइम पीरियड था वो देखो 6 मंथ्स का था, जो मैंने यहां से कट कर दिया और इसकी जगह पे नया होकर के 3 मंथ्स हो गया बच्चे लोगों। ये अपने को एक चेंज ध्यान में रखना है, बस तो इतना सा चेंज है। बराबर, तो सेक्शन 16 में एक तो अपने को ये चेंज करना है कि जो 6 मंथ्स का टाइमिंग वहां आपको दिख रहा है उसको चेंज करके 3 मंथ्स कर दीजिए। क्लियर। दूसरा काम, इसी सेक्शन में पेनल्टी के दो प्रोविजंस दे रखे हैं जो अब कट हो गए, इनकी जगह पे नया रिप्लेस हो गया है। क्या हुआ है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो पेनल्टी का प्रोविजन जो ये था कि भाई जहां पे आपने रीजनल डायरेक्टर का डायरेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो फिर 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग रही थी। और उसके अलावा 5000 से लगा करके 1 लाख तक का पेनल्टी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अगेंस्ट में भी लग रहा था, कंपनी और इन सबके अगेंस्ट में था। कंपनी के अगेंस्ट में 1000 वाला और ये 5000 से 1 लाख वाला, ये भी बच्चे लोगों यहां से हट गया है। जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो गया। तो सर अब क्या हो गया है बता दीजिए। बिल्कुल बच्चे लोगों आपको मैं बताने जा रहा हूं, और देखिएगा कोई चीज की आपको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अपना आरटीपी देखिएगा क्या चेंज हुआ। ये वाला, ये देखो, ये पहले पेनल्टीज थी हमारी पुराने प्रोविजन वाली, ये रही, ये यहां से कट हो गई पेनल्टीज, ओल्ड प्रोविजन गया, उसकी जगह पे ये वाला जो पैराग्राफ है बच्चे लोगों, ये आपका हो गया है नया चेंज। बराबर, यहां से आप लोग नया चेंज जो है वो देख सकते हैं, ये न्यू हो गया। क्या है देखो, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सिंपल रिप्लेस हो गया है। इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, बराबर, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ठीक है, अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट वहां आरडी ने ऑडिट दिया, लेकिन अब करना क्या वो देखो। इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, तो आरडी का डायरेक्शन फॉलो नहीं किया, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द कंपनी। अभी पेनल्टी की जगह इन्होंने क्या चेंज कर दिया, पेनल्टी वाले प्रोविजन की जगह इन्होंने अब बोल दिया कि भाई छोड़ो, पेनल्टी लगाने से वो तो पुराना नाम ही चालू करके रख दोगे क्या आप, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक नया नाम अलॉट कर देगा इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी आगे प्रिस्क्राइब होगा।
और रजिस्ट्रार क्या करेगा, शेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। खत्म ही कर दिया काम भाई, आपके भरोसे को छोड़ा ही नहीं। हमने आपको बोल दिया कि भाई 3 मंथ्स में या तो आप चेंज कर दो, 6 की जगह 3 कर दिया आप, बराबर। बाई चांस या जो पहले से नेम सिमिलर था जिसमें पहले से 3 मंथ्स था, अगर डायरेक्शन फॉलो नहीं किया तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक नया नाम इशू कर देगा और रजिस्ट्रार पुराने नाम को हटा के नया नाम रजिस्टर करके कंपनी को नए नाम के साथ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू भी कर देगा। कहानी खत्म। बराबर समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो अब पेनल्टी का प्रोविजन हटा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप सीधा नया नाम आप खुद ही अलॉट कर दो। वो नहीं चूज कर रहे तो आप नया नाम अलॉट कर दो और आरओसी को बोला भैया सर्टिफिकेट इशू कर दे, पुरानी कंपनी का नाम हटा दे, अपने आप वो लोग करते रहेंगे। बराबर, कहानी खत्म। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नाम दे दिया वो आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? Nothing in this subsection shall prevent a company from subsequently changing its name। वो आपका राइट है। सेक्शन 13 अपन ने पढ़ा हुआ है, मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन का सेक्शन है, तो वो इस्तेमाल करके कल को आप सीजी वाला नाम चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये तो हमने इसलिए दिया था क्योंकि आपने 3 मंथ्स के अंदर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना नाम दे दिया। अब आप कुछ नाम में चेंजेस करना चाह रहे हो, वो पुराना वाला तो नहीं रख पाओगे बट ऑब्वियस है, तो जो भी आप चेंजेस करना चाह रहे हो वो सेक्शन 13 के प्रोविजन को फॉलो करके कर सकते हो। ये चेंज हुआ है सेक्शन नंबर 16 में। बराबर, क्लियर है बच्चों? तो सेक्शन 16 का चेंज याद रखोगे दो, एक तो 6 महीना जिधर दिख रहा है उसको 3 मंथ्स कर देना है, दूसरा पेनल्टी का प्रोविजन हटा करके आपको ये वाला प्रोविजन वहां पे इंसर्ट कर देना है, बात खत्म हो जाएगी। चलिए, दूसरा चेंज बच्चे लोगों एक सिंपल सा हुआ है हमारे डिविडेंड वाले चैप्टर में, सीधा सीधा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वहां पे जो रूल 3 हमारा है, सब रूल 2, उसमें क्लॉज एफ है, उस एफ के बाद में एक और जोड़ा गया है एफ ए। ये एक नया पॉइंट जोड़ दिया गया। अब हम कहेंगे सर ये प्रोविजन था कौन सा, सर याद नहीं आ रहा है। चलो आपको मैं बता देता हूं कि जब हम लोग बात करते हैं यहां पे, ये देखिए कहां पे टॉपिक है आपको मैं बताता जा रहा हूं, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे आपको देके रखा हुआ है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। बराबर, ध्यान में आ गया। और यहां पे सेक्शन नंबर 125 जब आप पढ़ते हो इस तरह से कि भी कौन कौन सी चीजें इसमें क्रेडिट होती है, मैंने पढ़ा था ना कि इस फंड में कौन सी चीजें आके क्रेडिट होती है, तो ये सारे पॉइंट याद नहीं रखे आपको। फिर आपको याद हो तो यहाँ पे था सच अदर अमाउंट एज बी प्रेस्क्राइब, और उसमें यहाँ पे रूल 3 जो है वो नया आ गया था। बराबर, रूल 3 अपन ने पढ़ा। अब रूल 3 में ये जो एफ वाला पॉइंट है आपका, ऑल इनकम अर्न बाय अथॉरिटी इन एनी ईयर, बराबर, उसमें एक पॉइंट न्यू इंसर्टेड इन्होंने डाल दिया कि अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर। अब सर ये नया इंसर्टेड पॉइंट है क्या सर, वो भी बता दो आप। तो बिल्कुल बच्चों, चलो आरटीपी पे चलते हैं। एकदम आसान काम है, सिंपल सा एक पॉइंट इन्होंने डाला कि भाई और कौन सा अमाउंट आकर के क्रेडिट हो रहा है, तो ऑल शेयर्स हेल्ड बाय अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 90। बच्चे लोगों, सेक्शन 90 सर ये कौन सा था, अपना वो बेनिफिशियल होल्डर वाला जो अपना शेयर सेक्शन था, वहां से निकल करके आया। आपको भी बता भी दूंगा मैं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर याद आया, जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, वहां जाके आप चेक भी करेंगे, मैं अभी बता भी रहा हूं आपको। तो सेक्शन 90 सब सेक्शन 9 के प्रोविजो के अंदर वो अथॉरिटी जो भी शेयर्स को हेल्ड करती है, बराबर से, और उससे जुड़े हुए सारे बेनिफिट भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में आ जाएंगे। अब ये लाइन तब समझ में आएगी जब आपने सेक्शन नंबर 90 का क्लॉज 9 पढ़ा रहेगा, बराबर, उसके बिना नहीं समझ में आने वाली। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि उस सेक्शन में था क्या। देखो, जब अपन लोग सेक्शन 90 पढ़ेंगे बच्चे लोगों, तो वहां सबसेक्शन 9 में ये दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, द कंपनी और द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, वो एक एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को लगा सकते हैं फॉर रिलैक्सेशन और लिफ्टिंग द रेस्ट्रिक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपको पता हो तो उसमें सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर में कुछ डिक्लेरेशंस वगैरह करना था, और अगर नहीं किया तो उन शेयर्स को स्टे लग जाएगा, शेयर्स को रोक देंगे। अब हमने ये भी पढ़ा शेयर और उससे जुड़े हुए बेनिफिट्स रोक देंगे। अब आप 1 साल के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो और अपना रेस्ट्रिक्शन हटवा सकते हो। अब इसका प्रोविजो क्या कह रहा था, क्रॉस चेक करो, प्रोवाइडेड दैट अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन 1 साल तक नहीं दिया गया तो वो जो भी शेयर्स थे उसके अंदर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाले जो शेयर्स थे, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टू द ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 125, देख लो बच्चों रेफरेंस वहां दे रखा था, अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स ने सेक्शन 90 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, डिक्लेरेशन वाली सेक्शन पता होना चाहिए, बराबर, तो उस केस में उन शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। 1 साल तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया कि सर हम
आपके डायरेक्शन पूरा कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे ऊपर से लिफ्टिंग कर दो, हटा दो रेस्ट्रिक्शंस को। अगर ऐसा 1 साल तक नहीं किया तो वो सारे शेयर्स और उनसे जुड़े हुए जितने भी बेनिफिट है वो सारे 125(5) में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सेक्शन 90 में लिखा था, लेकिन अब यहां ट्रांसफर हो जाएंगे तो यही चीज सेक्शन 125 में भी तो आनी चाहिए थी कि हाँ भाई यहां से वो शेयर वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, अब तक आई नहीं थी। अब जाकर के उन्होंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को क्रॉस वहां पे चेक करवा दिया कि हाँ भाई ये बेनिफिट जाकर के इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में जा रहे हैं, वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये एक नया FA ऐड कर दिया बच्चे लोगों, ऑल शेयर हेल्ड बाय द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी कौन? वही अपनी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजो। जो प्रोविजो अपने पढ़ा किसका? सेक्शन 90 के सबसेक्शन 9 का, और उससे जुड़े हुए सारे बेनिफिट बिना रेस्ट्रिक्शन के आपके इस फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बराबर। तो बहुत सिंपल सी बात थी। तो सेक्शन 90 सब सेक्शन 9 में जो भी शेयर्स 1 साल तक रोके हुए थे, जिस पर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेरेशन नहीं किया था, बराबर, 1 साल तक अगर उन्होंने ट्रिब्यूनल को अप्लाई नहीं किया कि सर रेस्ट्रिक्शन हटा दो, हम सेक्शन पूरा कर रहे हैं, तो इस फंड में आकर के वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना था। क्लियर? तो नया आंसर हुआ है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, खत्म हो गया बच्चे लोगों यहाँ पे। तो 2 अमेंडमेंट्स हो गए। आखिरी पॉइंट है बच्चे लोगों, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में कुछ चीजों में चेंजेस हुआ है। सिंपल कुछ क्लैरिफिकेशन आए। आपको ध्यान हो तो पढ़ते वक्त अपन ने बात की थी कि कोविड से रिलेटेड कुछ चीजें थी जिनको CSR में इंक्लूड किया था, बराबर। तो कुछ और क्लैरिफिकेशन आए हैं, देखो मेरे साथ में, यहीं से पढ़ते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जनरल सर्कुलर वर्कुलर, ठीक है, ये अपने को ज्यादा लेना देना नहीं। क्लेरिफाई क्या किया? दैट यहां से अपना काम शुरू होता है। स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड फॉर COVID-19 इज एन एलिजिबल CSR एक्टिविटी, अपने को पता ही था। It is further clarified that spending of CSR fund for, ये नया पॉइंट आया बच्चों, creating health infrastructure for COVID care, उसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट। आपने देखा होगा हर सिटी के अंदर, इवन अपना सिटी के अंदर भी हॉस्पिटल्स के अंदर जगह जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए, है ना, ताकि कल को ऑक्सीजन का कमी नहीं रहे। तो उसमें अगर ये पैसा लग रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, इसमें अगर पैसा लग रहा है, वेंटिलेटर, सिलेंडर और अदर मेडिकल इक्विपमेंट फॉर कंट्रोलिंग COVID-19 या सिमिलर टू सच एक्टिविटीज जो है, तो ये और एक्टिविटीज का एरिया बढ़ा दिया बच्चों, आर एलिजिबल टू CSR एक्टिविटीज। और ये कौन से पॉइंट में कवर होंगे? हमारा शेड्यूल 7 जहां पे लिस्ट दे रखी थी, उसके पॉइंट नंबर 1 और 12 के अंदर। सर 1 और 12 में कौन से वाले पॉइंट है बच्चों? 1 वाले में था प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, सबसे पहले सैनिटाइजेशन वगैरह वाला, ठीक है, हेल्थ केयर वाला, और जो अपना 12 नंबर था वो था डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, अपना जो पॉइंट था, वहां पे अपन इनको कवर कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, और वहां पे इसको CSR एक्टिविटीज में इंक्लूड माना जाएगा। तो एक नया पॉइंट और ऐड हो गया कि क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड केयर, ऑक्सीजन अगर जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट आप लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आप कर रहे हैं, या वेंटिलेटर्स या सिलेंडर्स या मेडिकल इक्विपमेंट, तो वो सब भी इसके अंदर अपने को इंक्लूड करना है, अपने को ध्यान रखना है, बराबर। समझ गए आप लोग? तो एक तो ये आप लोग ऐड करोगे, फिर उसके बाद में एक और चीज आई है बच्चों, रेफरेंस इज ऑल्सो ड्रॉन ऑफ आइटम नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 7, अपना फिर से कौन सा था, जो परमिट करता है कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। याद है अपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, DRDO वगैरह पढ़ा था, जहां पे कंट्रीब्यूशन होता है, या पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज थी, बराबर, रिसर्च सेंटर्स थे जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये सब था। तो ये जो अपना पॉइंट था यहाँ पे नंबर 9 के ऊपर शेड्यूल 7 के, हाँ, उसमें भी एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है। अल्टीमेटली आपको ही पढ़ के जाना है भी कोविड से रिलेटेड क्या चीजें डाली है, वो भी अपन पढ़ते हैं। द कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज, देखना, मे अंडरटेक द एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम CSR फंड डायरेक्टली बाय देमसेल्फ, या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन करके किसी और कंपनी के साथ में, वो CSR पॉलिसीज में अपना रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकती है। उसमें क्या क्लैरिफिकेशन आया वो आपको यहाँ दिया जा रहा है, मेरे साथ क्लैरिफिकेशन देखना। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये सर्कुलर वगैरह ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड फॉर COVID-19 इज एन एलिजिबल CSR एक्टिविटी, पहले से पता है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेट सर्कुलर इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट, अब देखो बच्चों, COVID-19 वैक्सीनेशन फॉर पर्सन, अगर आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया किसी कंपनी ने, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज भी क्यों नहीं हो, अदर देन एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली, अपन ने पहले ही पढ़ा, फैमिलीज और एम्प्लॉइज या एम्प्लॉय और उनकी फैमिलीज के लिए जो आप काम करते हो वो CSR में नहीं आता है। तो इनके अलावा आपने किसी का वैक्सीनेशन किया, इज एन एलिजिबल CSR एक्टिविटी
वही अपना आइटम 1 के अंदर, आइटम 1 कौन सा था बच्चों, हेल्थ केयर वाला अपना पॉइंट था, और आइटम नंबर 12 अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट था, दोनों के अंदर ये एलिजिबल एक्टिविटी मानी जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या क्या हो गया बच्चों, अगर कोई इक्विपमेंट आप लगा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का, सप्लाई का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, इन सबसे रिलेटेड, बराबर, या ऑक्सीजन जनरेशन या स्टोरेज का प्लांट पे पैसा खर्च कर रहे हो, नंबर 1। सेकेंड नंबर, अगर यूनिवर्सिटीज में कोई रिसर्च के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, जो पब्लिक फंडेड वाली यूनिवर्सिटीज थी, ध्यान में आ गया आपको, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जैसे अपने पास में थे जो इंजीनियरिंग मेडिसिन में काम कर रहे हैं, वहां अगर पैसा दिया जा रहा है, या फिर बच्चे लोगों वैक्सीनेशन किया जा रहा है लोगों का अदर देन एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज, तो वो सब सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर कवर माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब कंपनीज ये पैसा इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी खुद खर्च करें या कोलैबोरेशन के साथ खर्च करें, बराबर से अदर कंपनीज के साथ मिलकर खर्च करें, वो सब कुछ इसके अंदर कवर माना जाएगा। बस मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहां आकर के आपके अमेंडमेंट्स खत्म हो गए, एकदम क्लियर, बराबर से बच्चों, बात समझ में आ गया। आरटीपी और क्या कहता है, तो आरटीपी का वीडियो अलग से आएगा, आपको पता ही है, वो हम जल्दी ही दे देंगे आपको वीडियो बना करके एकदम से फटाफट से। लेकिन तब तक आप लोग जो भी चेंजेस आपको करने हैं अपने नोट्स के अंदर इन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है बच्चे लोगों, बहुत कम अमेंडमेंट है, तो जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करिएगा। जहां कहीं कंफ्यूजन होता है कांटेक्ट करिएगा। ऑल दी बेस्ट।